गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसपे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने वाली बीमारियां और उनके इन्फेक्शंस पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका कॉमन कोल्ड, इन्फेक्शन बाय राइनोवायरस। ये जो कॉमन कोल्ड है, जिसे हम कोल्ड के नाम से भी जानते हैं, वो राइनोवायरस की वजह से कॉज होता है और ये वायरस कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, कॉमन कोल्ड, इन्फेक्शंस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑल्सो नोन एज कोल्ड। ये जो कॉमन कोल्ड है वो किसका इन्फेक्शन है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, जिसमें आपका पार्ट आता है नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ये तीनों पार्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और इसी का इन्फेक्शन है कॉमन कोल्ड। इसको हम कोल्ड के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय राइनोवायरस एंड इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस। ये क्या है? ये एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से हो रहा है तो इसे वायरस इन्फेक्शन कहेंगे। बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होता है या डिसीज़ होती है उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और डिसीज़ कहते हैं। प्रोटोजोआ की वजह से जो होगा उसे प्रोटोजोअल डिसीज़ और इन्फेक्शन कहेंगे। और ये वायरस की वजह से होता है तो इसे क्या कहेंगे? वायरल इन्फेक्शन। और ये किसकी वजह से होता है? राइनोवायरस की वजह से होता है, और ये हाईली इन्फेक्शियस होता है, बहुत जल्दी हो जाता है हमें। मोर देन 200 वायरसेस कैन कॉज कोल्ड, बट द राइनोवायरस कॉजेज मोस्ट कोल्ड। कोल्ड होने के लिए 200 से ज़्यादा वायरस हैं जो हमें कोल्ड कॉज करते हैं, लेकिन राइनोवायरस जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कि कॉमन कोल्ड राइनोवायरस की वजह से ही होता है ज़्यादातर। सिम्टम्स डेवलप विद इन 1 to 2 days। कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स जो हैं वो 1 से 2 दिन में दिखाई दे जाते हैं। पीकिंग 2 to 4 days आफ्टर इनोकुलेशन, और सबसे ज़्यादा क्या होता है? 2 से 4 दिन बाद वो और ज़्यादा सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, जो हमें लक्षण होते हैं वो और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रिस्क फैक्टर। एज, एज में क्या है? अगर जो बच्चे हैं 5 साल से छोटे उनको जल्दी कैच करेगा, और 65 ईयर से ऊपर के जो बूढ़े हैं उनको जल्दी कैच करेगा। और वैसे तो ये किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है। टाइम ऑफ ईयर में है कि जिस तरह से साल में ऐसा होता है कि मौसम चेंज होता है, ठीक है, सर्दी आ रही है, बरसात आ रही है, दोनों मौसम चेंज हो रहे हैं, तब इस तरह से क्या होता है? उस टाइम पर हमें हो सकता है कोल्ड। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में है आपका कि अगर आप ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में हैं, शादी में गए हैं हम, या कॉन्सर्ट में गए हैं, या हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हुआ। एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से क्या हुआ? अगर किसी को कोल्ड है तो हमें भी हो सकता है, या फिर हमें वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, तो इस तरह से क्राउड में हमें क्या होता है? इन्फेक्शन हो सकता है कॉमन कोल्ड का। कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, इसमें आपका आता है वो लोग के जिनको, इसमें आपके वो लोग आते हैं जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता उनकी बहुत कम होती है। जैसे HIV पेशेंट हो गया, डायबिटीज़ पेशेंट हो गए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाले पेशेंट हो गए। स्मोकिंग करने वाला जो बंदा होता है उसको बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है, और फिर जब इन्हें कोल्ड होता है ना तो इन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ वाला कोल्ड होता है, सीवियर कोल्ड हो जाता है। अब है आपके सिम्टम्स के कॉमन कोल्ड में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट है आपका रनी नोज। पेशेंट जो होगा कॉमन कोल्ड का, उसकी रनी नोज होगी, ठीक है, सोर थ्रोट, उसको गले में खराशें वगैरह होंगी, रेडनेस होगी, हेडेक होता है पेशेंट को कोल्ड के टाइम पर, वीकनेस भी होती है, कफ, उसको खांसी आती है, फीवर, हमें बुखार भी आ जाएगा, हल्का बुखार भी रहता है, राइनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द नोज़, आपकी जो नोज़ है वो रेडनेस हो जाएगी, उसमें ड्राइनेस हो जाएगी, तो इस वजह से हमें दिक्कत होती है। नेक्स्ट है आपका रेयर सिम्टम्स। ये सिम्टम्स वो हैं जो बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं, यूजुअली नहीं पाए जाते हैं। चिल्स में क्या है? आपको ठंड वगैरह लगेगी, शिवरिंग होगी, अगर बुखार तेज़ आ जाएगा तो ये चीज़ भी हो सकती है। फटीग में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस वगैरह फील होगी, आप बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे, लेज़ी फील करेंगे। बॉडी एक और पेन इन मसल्स, हमारी बॉडी में क्या होगा? पेन होगा, ठीक है, दर्द होगा हमारी मसल्स में। वाटरी आइज़, आपने बहुत बार नोट किया होगा कि वो जो बंदा होता है जिसे कोल्ड हो जाता है उसकी आंखों से पानी निकलता है, तो ये है वाटरी आइज़। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट। एंटीपायरेटिक, पैरासीटामोल एंड एसिटामाइनोफेन। अगर पेशेंट को हमारे फीवर है तो हम क्या देंगे? उसे एंटीपायरेटिक देंगे। एंटीपायरेटिक मीन्स वो मेडिसिन जो फीवर में दी जाती है, ठीक है, तो हम उसे एसिटामाइनोफेन भी दे सकते हैं और पैरासीटामोल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक में हमारा आएगा एनसेड्स, इसका एग्जांपल है आइबुप्रोफेन, ठीक है, ये दर्द के लिए हम देंगे पेशेंट्स को, दर्द और इन्फ्लामेशन के लिए। डीकंजेस्टेंट, स्यूडोएफ्ड्राइन,
एग्जाम्पल सूडाफेड एंड फिनाइल एफ्राइन। डिकंजेस्टेंट है ये, हमें अगर नाक में कंजेशन हो रहा है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की रनी नोज हो, किसी किसी को कंजेशन भी होता है, नाक ठस जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या देंगे, कंजेस्टेंट देंगे, स्प्रे देंगे, नेज़ल स्प्रे होते हैं या नेज़ल ड्रॉप्स कह लीजिए। एंटीहिस्टामाइन डाइफेनहाइड्रामाइन, इसका एग्जांपल है बेनाड्राइल, ये एलर्जी के लिए दिया जाता है पेशेंट को। एंटीटसिव क्या है, खांसी के लिए जो हम देते हैं, हमें खांसी सप्रेस करनी है, इसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन एग्जाम्पल है, डेल्साइम सिरप, कोडीन एग्जाम्पल है, ग्लाइकोडिन सिरप। ये डेल्साइम सिरप आता है जो खांसी के लिए होता है और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन के नाम से भी आता है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टोरेंट्स, इसमें म्यूसिनेक्स है, ये वो सिरप है जिसमें क्या होगा, आपको खांसी में बलगम आएगा। ओके, तो ये आपके बलगम को लूज करने में, छुटाने में और थिन करने में हेल्प करता है। अब होम रेमेडी देख लेते हैं और लाइफस्टाइल कि हमें कोल्ड में किस तरह से रहना चाहिए और क्या होम रेमेडी हम यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, क्योंकि पेशेंट को डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, ज़्यादा प्यास नहीं लगती है उस टाइम पे, तो हमें क्या करना है, फ्लूइड इनटेक करना है, ठीक है। टेक रेस्ट, और क्या करना है, कोल्ड के पेशेंट को आराम करना है। आइसोलेट योर सेल्फ एंड एडजस्ट रूम टेम्परेचर, अपने आप को हो सके तो सबसे अलग कर लीजिए और अपने रूम का टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना है। मींस उसमें एसी वगैरह लगा के नहीं रखनी है, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल गर्मी में रहना है, फ़ैन वैन भी बंद कर दें, ठीक है। सूदिंग योर थ्रोट, हमारे गले में खराशें हैं, रेडनेस है, तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना है, लोजेंज वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ सलाइन नेज़ल ड्रॉप, नाक में जो हमें नेज़ल कंजेशन हो रहा है उसके लिए हमें क्या करना है, नेज़ल ड्रॉप हम यूज़ कर सकते हैं नाक में। ओके, तो ये था कोल्ड, और अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंज़ा, जिसे फ्लू के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इन्फ्लुएंज़ा का जो वायरस है वो कुछ इस तरह का होता है, इन्फ्लुएंज़ा और फ्लू। इन्फ्लुएंजा इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट अटैक्स योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन्फ्लुएंजा क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ आरएनए वायरस कॉल्ड इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी, कंसीडर डिफरेंट जेनरा विच ऑल बिलोंग टू द फैमिली ऑर्थोमिक्सोवायरिडी। इन्फ्लुएंजा क्या है, 3 टाइप के आरएनए वायरस से कॉज हो जाता है और इसके टाइप्स हैं ए, बी एंड सी, और जो क्या है, ऑर्थोमिक्सोवायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। कॉमनली नोन एज फ्लू, और हम इसे स्वाइन फ्लू या फ्लू के नाम से जानते हैं। स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय H1N1 वायरस स्ट्रेन। ये जो आरएनए वायरस है इसका स्ट्रेन जो होता है वो H1N1 टाइप का होता है, ठीक है, इसीलिए बताया गया है कि ये कॉज किससे होता है, H1N1 वायरस से। रिकवर लेस देन 2 वीक्स इफ गेट वर्स कैन कॉज निमोनिया, डिहाइड्रेशन, साइनस इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन। इन्फ्लुएंजा 2 हफ्तों में या 2 से कम हफ्तों में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हो गए, हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, डॉक्टर को दिखाना है, और ठीक नहीं होंगे तो हमें दूसरे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, हमारी लंग्स में एल्विलाइज होती हैं, उनका इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन में हमें बॉडी में जो है हमारे पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। साइनस इन्फेक्शन, इसमें सूजन हो जाती है और दर्द होता है साइनस में, उसका इन्फेक्शन हो जाता है। एयर इन्फेक्शन में क्या होगा, अगर वायरस हमारे कान में चला जाता है तो हमें कान में दर्द भी होता है और फिर बुखार भी आता है। नेक्स्ट है फ्लू के सिम्टम्स। फीवर, चिल्स, इसमें क्या होगा, पेशेंट को तेज़ फीवर आएगा जिसकी वजह से उसे ठंड लगेगी। टायर्डनेस, हेडेक, पेशेंट थका थका फील करेगा, प्लस उसको हेडेक भी होगा, सर में दर्द होगा, ठीक है। मसल एक्ट, पेशेंट को क्या होगा, मसल्स में पेन होगा, दर्द होगा। रनी नोज, पेशेंट की नाक बहेगी। ड्राई कफ, उसको सूखी खांसी होगी। सोर थ्रोट में उसके गले में खराशें हो जाएंगी, रेडनेस हो जाएगी। वॉमिटिंग, डायरिया, कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को, जो फ्लू का पेशेंट है उसको हमें, कभी कभी ऐसा होता है कि जो फ्लू का पेशेंट है उसको हमें वॉमिटिंग यानी उल्टी और डायरिया भी देखने को मिलता है। वाटरी रेड आइज, फ्लू के पेशेंट की जो आंखें होंगी वो रेड हो जाती हैं थोड़ी सी और उनसे पानी बहता है, ठीक है, वाटरी रेड आइज। अब देखते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर हम किसी भी फ्लू के पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए, हमने उसे हाथ मिलाया या फिर हम उससे गले मिले या फिर हम उससे बात करने के लिए उसके पास गए, तो क्या होगा, उसके कांटेक्ट में आने से भी हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। टचिंग कंटामिनेटेड सर्फेसेस, उसके आसपास की जो भी सर्फेसेस हैं, उसकी चीज़ें हैं, उसका फ़ोन है, उसका लैपटॉप है, उसकी बाकी सारी चीज़ें हैं जो वो इस्तेमाल कर रहा है वहाँ पर, तो क्या होगा, अगर हम उनको भी छुएंगे तो क्या होगा, हमें इन्फेक्शन हो सकता है। थ्रोट ड्रॉपलेट,
फ्लू के पेशेंट जब खांसेगा या छींकेगा तो उसके मुंह से जो ड्रॉप्स निकलती हैं तो उनकी वजह से, उनके कांटेक्ट में आने की वजह से, या हम इनहेल कर लें या हमारे ऊपर आ जाएं तो उसकी वजह से भी हमें ट्रांसफ़र हो सकता है फ्लू। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट RT-PCR, जिस तरह से कोविड-19 का टेस्ट होता था, कोरोना का टेस्ट होता था, एक स्वैब हमारे नाक में डाली जाती थी फिर उससे टेस्ट किया जाता था, ये सेम उसी तरह होता है। रैपिड फ्लू टेस्ट, ये मलेरिया और टाइफाइड की किट होती हैं जिस तरह से, ये जस्ट उसी तरह होता है। रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट, एंटीजन डिटेक्शन, RIDT भी कहते हैं इसको, इसमें भी सेम टाइफाइड और मलेरिया की तरह ही किट होती है, लेकिन इसमें एक टाइमर मशीन भी होती है जिसमें उस किट को सैंपल डाल के उस किट को उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है और फिर वो रिज़ल्ट दिखा देती है कि पेशेंट जो है वो फ्लू से A पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। पीपल एट हाई रिस्क फॉर फ्लू कॉम्प्लिकेशंस, अब वो लोग देख लेते हैं जिनको फ्लू के कॉम्प्लिकेशंस होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। प्रेग्नेंट वूमेन, वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, उनका इम्यूनिटी पावर बहुत कम होता है इस टाइम पे, तो उनको है फ्लू के कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा। चिल्ड्रन ओवर 6 मंथ, 6 महीने से छोटे बच्चे जो होते हैं वो, द एल्डरली, और 5 साल से छोटे बच्चों को भी हो जाता है। द एल्डरली, वो बूढ़े लोगों का उस टाइम पर बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा उनका इम्यूनिटी पावर जो है वो कम होता है। थैलेसीमिया पेशेंट, इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट, थैलेसीमिया का पेशेंट है या फिर उसका इम्यून सिस्टम बहुत कम है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है या फिर HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट को भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्रॉनिक डिसीज़ पेशेंट, क्रॉनिक डिसीज़ पेशेंट में आपका आएगा किडनी का पेशेंट है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट है, तो इस तरह के जो पेशेंट्स होंगे, हार्ट का पेशेंट है, तो इस तरह के जो पेशेंट्स होंगे उनको फ्लू के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आपका वेट जो है वो 100 kg से ज़्यादा ऊपर है तो उनको भी हो सकता है। हेल्थ केयर वर्कर में जो भी हॉस्पिटल्स में लोग काम करते हैं वो आते हैं, तो क्योंकि वो सारे पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में बहुत ज़्यादा आते हैं तो इस वजह से उन्हें भी इन्फेक्शन हो सकता है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या है, पेशेंट को एंटीवायरल मेडिसिन देनी है हमें। ज़ैनामेविर, ये रेलेंजा के नाम से आती है मार्केट में, और सेल्टामेविर ये टेमीफ्लू के नाम से आते हैं। क्योंकि पेशेंट को वायरस हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है वायरस की वजह से, तो हमें क्या करना है, एंटीवायरल मेडिसिन देनी है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट में क्या करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है इसमें पेशेंट का। इसका एग्जांपल है कि अगर क्या है, हमें पेशेंट का सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को फीवर है तो हमें उसे फीवर की मेडिसिन देनी है, उसको पेन है तो हमें उसे एनाल्जेसिक देनी है, अगर उसे कंजेशन हो रहा है तो हमें डीकंजेस्टेंट देना है, उसे खांसी है तो हमें एंटीटसिव देना है। नेक्स्ट है आपके कोल्ड वर्सेस फ्लू के सिम्टम्स, जो कोल्ड में होते हैं और फ्लू में नहीं होते, या फ्लू में है और कोल्ड में नहीं है। हम कैसे पहचानें कि हमें कोल्ड हुआ है या फ्लू हुआ है, वो देखते हैं। फीवर, कोल्ड में तो रेयर होता है लेकिन फ्लू में हाई फीवर हो जाएगा पेशेंट्स को। कोल्ड में तो हेडेक रेयर होता है, कभी कभी होगा, लेकिन फ्लू में ज़्यादा हेडेक होता है। और जनरल एक्स एंड पेन, कोल्ड में तो स्लाइट होगा लेकिन फ्लू में यूजुअल होता है। फटीग एंड वीकनेस, कोल्ड में तो माइल्ड होती है, थोड़ी होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा वीकनेस होती है, ज़्यादा फटीग फील करेगा। एक्सट्रीम एग्जॉशन, इसमें क्या होगा, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करेगा, उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी, लो फील करेगा। तो कोल्ड में तो ऐसा नहीं होता है लेकिन ये फ्लू में होता है। स्टफ़ी नोज़, कोल्ड में तो कॉमन है लेकिन फ्लू में समटाइम्स है, इसमें रनी नोज़ हो सकती है। कोल्ड में स्नीजिंग होती है लेकिन फ्लू में नहीं होती है। सोर थ्रोट, कोल्ड में कॉमन है लेकिन फ्लू में भी कॉमन है। कफ, कोल्ड में तो माइल्ड टू मॉडरेट थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, कॉमन कैन बिकम सीवियर, बहुत ज़्यादा, मतलब कॉमन तो है ही इसमें फ्लू में। कफ माइल्ड टू मॉडरेट, कोल्ड में आपकी हल्की खांसी से तेज़ हो जाएगी, लेकिन इसमें कॉमन होता है, इसमें खांसी सीवियर हो सकती है, आपकी बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ओके, आइए अब देख लेते हैं कि प्रिवेंशन क्या क्या हैं जो हम फ्लू में कर सकते हैं और हमें कोल्ड में भी करने चाहिए। यूज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन, आपको क्या करना है, क्या खुद से मेडिसिन, आपको क्या करना है कि खुद से मेडिसिन नहीं लेनी है, डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लेनी है। यूज़ नेचुरल रेमेडीज़, हमें घर की चीज़ें यूज़ करनी है, जैसे कि चिकन सूप यूज़ करना है, वो क्या करेंगे, WBC में हेल्प करते हैं, जो कि हमारे इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करती हैं। अदरक ले सकते हैं हम इसमें, ये गले की खराश और खांसी को कम करेगी। विटामिन C ले सकते हैं, जैसे कि खट्टी चीज़ें, इसमें हम नींबू चाय में डालकर पी सकते हैं, वो हमारे बलगम को
फ्लैम को कम करेगा। शहद ले सकते हैं जो हमें खांसी कम करने में हेल्प करेगी। एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको क्या करना है, खुद को एक्टिव रखना है, एक्सरसाइज करते रहनी है, वरना आप बहुत लो फील करेंगे। वॉश योर हैंड्स ऑफन बिफोर एंड आफ्टर टचिंग एवरीथिंग, हमें क्या करना है, अपने हाथ धोने हैं। अवॉइड फिजिकल ग्रीटिंग, अगर फ्लू का पेशेंट्स है, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, हैंडशेक वगैरह नहीं करना है, गले नहीं मिलना है, दूर से ही उसको ग्रीट करना है। डिसइंफेक्ट सरफेसेस, हमारी जो भी सरफेसेस हैं आसपास की, ठीक है, हमारी टेबल वगैरह हो गई, चेयर हो गई, या फिर हमारा फ़ोन हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, तो उन सबको हमें क्या करना है, डिसइंफेक्ट करते रहना है। अवॉइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होगा कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो क्या होगा, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं प्लेन में, तो अगले बंदे को भी आपकी वजह से फ्लू हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। स्टे हाइड्रेटेड, आपको क्या करना है, फ्लूइड इनटेक इंक्रीज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके फ्लूइड लेना है। गेट अ ईयरली फ्लू वैक्सीन, हमें इसमें क्या करना है, फ्लू अगर हमें हो गया है उसके बाद भी हम वैक्सीन लगा सकते हैं और उसके पहले भी लगा सकते हैं, साल में एक बार हमें वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। ईट हेल्दी फूड्स, हमें क्या करना है, अच्छे अच्छे खाने खाने हैं और हेल्दी फूड्स खाने हैं। यूज़ हैंड सैनिटाइज़र, हमें हैंड को डिसइंफेक्ट करने के लिए सैनिटाइज़र यूज़ करना है। यूज़ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, अपनी ही चीज़ें यूज़ करनी है, दूसरों की चीज़ें यूज़ नहीं करनी है और ना ही शेयर करनी है। टॉवल हो गई, ब्रश हो गया, बाकी सारी चीज़ें हो गई। अवॉइड ट्रैवलिंग, और हमें क्या करना है, ट्रैवल करने से बचना है। यूज़ टैप एंड गो इंस्टीड ऑफ कैश, अगर हम कैश टच करेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो वायरस है, इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, कार्ड यूज़ करना है कैश के बदले। प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, और क्या करना है, हमें जो भी फ्लू का पेशेंट है या हम फ्लू के पेशेंट हैं तो हमें क्या करना है, दूरी बना के रखनी है लोगों से। अवॉइड कांटेक्ट विद सिक पीपल, अगर कोई भी बीमार है तो उसको क्या करना है, उसके कांटेक्ट में आने से बचना है, उससे थोड़ी दूरी बना के रखनी है, और उसके पास जब भी जाना है तो क्या करना है, मास्क लगा के जाना है। अवॉइड क्राउडेड प्लेस, जो क्राउडेड प्लेस है जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या करना है, हमें नहीं जाना है। वेयर अ मास्क टू अवॉइड इन्फेक्शन अदर, वियर अ मास्क टू अवॉइड इन्फेक्टिंग अदर्स, दूसरों को इन्फेक्ट करने से बचने के लिए हमें क्या करना है, मास्क पहनना है। कफ और स्नीज इनटू अ टिश्यू और एल्बो, जब भी आपको खांसी आए या आपको छींक आती है तो आपको क्या करना है, टिश्यू पेपर में छींकना है या फिर एल्बो में इस तरह से छींकना है या खांसना है। अवॉइड टचिंग योर फेस, हमें अपने फेस को टच करने से, बार बार टच करने से क्या करना है, बचना है। ओके गाइस, तो ये था हमारा डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने फ्लू पढ़ा है और हमने पढ़ा है कोल्ड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।